शादी के लहंगे में सजी संवरी घूंघट लिए 18 साल की सुमन सहमी हुई हिरनी की तरह फूलों से सजे बेड पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल था कि धड़क धड़क कर सीने से बाहर निकलने को तैयार था। बेहद हसीन दूधिया चेहरे पर आने वाले के डर से पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमक रही थीं। कितनी आज़ाद थी वो हर पल से। कुछ समय पहले तक किसी गांव की पगडंडियों पर आज़ादी से दुपट्टा हवा में लहराती वो अपनी सहेलियों के साथ हर डर से लापरवाह होकर दौड़ा करती थी, मौज मस्तियां करती। फिर ऐसा हुआ कि उससे उसकी आज़ादी छीन ली गई थी। हवेली वालों के एहसानों तले दबे उसके माँ बाप ने उसके अरमानों का काफ़ी शान से खून करके हवेली के लाडले सपूत विष्णु चौधरी से उसकी शादी करवाकर उसे यहाँ भेज दिया था, जो पहले से ही शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ खुश भी था। लेकिन उसकी पहली बीवी माँ नहीं बन सकती थी और हवेली की बड़ी मालकिन गंगा चौधरी ने अपने पोते की खुशी देखने के लिए आरोही को विष्णु चौधरी की दूसरी बीवी के तौर पर चुन लिया। अपनी सोचों में गुम सुमन ये भी महसूस न कर सकी कि दरवाजे से कोई अंदर दाखिल होता बेड के पास आकर खड़ा हुआ है। होश तो तब आया जब सामने वाले ने हल्का सा गला साफ करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। सुमन ने चौंक कर उसे देखने के लिए नजर उठाई, लेकिन वो विष्णु की हल्की दाढ़ी से सजी ठोड़ी से ही लौट आई। सुमन की नेचुरल झिझक ने उसे विष्णु का चेहरा भी न देखने दिया और वो शर्म से लाल होता चेहरा झुका गई। लेकिन उसके उलट विष्णु का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके दिल ने एक बार भी अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश नहीं की थी, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सजाया गया था। आपको ये बात पहले से मालूम होगी कि शादी का मकसद क्या है। विष्णु की गंभीर आवाज़ पर सुमन की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं, लेकिन विष्णु का सवाल उसकी खुददारी पर एक कोड़े की तरह लगा था। अच्छे से जानती थी वो इस शादी का मकसद। कम उम्र थी, नादान नहीं। माँ ने समझा कर ही भेजा था, जिस पर उसकी इज्जत नफ्स ने चीख चीख कर मातम भी किया था। लेकिन अपने इस दिल का क्या करती, जिसने होश संभालते ही सहेलियों के मजाक पर अपने जीवन साथी की मोहब्बत का ख्याल अपने दिल में सजाया था। जानती हैं ना आप, विष्णु की आवाज़ में अब काफ़ी जोर था, जैसे अपना सवाल नज़रअंदाज किया जाना उसे पसंद ना आया हो। सुमन ने कांपते झिझकते हुए अंदाज में सर हिला दिया। गुड, फिर तो तुमसे बात करने में कोई मुश्किल पेश नहीं होगी। तो फिर बात यह है माई अनवांटेड वाइफ कि अपनी दादी के जोर देने पर यह शादी तो मैंने कर ली है, लेकिन मेरा इस शादी को निभाने का कोई इरादा नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। भगवान ने चाहा तो मेरी औलाद सिर्फ और सिर्फ मेरी पहली बीबी आरोही पैदा करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। वो बोल नहीं रहा था, जहर उगल रहा था और सुमन चाहकर भी कह ना पाई। अगर अपनी पहली बीबी से इतनी ही मोहब्बत थी तो उससे शादी करके उसकी इज्जत का तमाशा क्यों बनाया। वो तो मर्द था, इनकार कर सकता था। सुमन तो एक कमज़ोर सी लड़की थी, अपनी माँ बाप की धमकियों से डर गई थी। उसकी माँ ने शादी न करने की सूरत में उसे मरने की धमकी दी थी और उसने चुपचाप आंसू बहाते हुए शादी के लिए हाँ कर दी थी, जो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए की गई थी। बच्चा पैदा होते ही उससे बच्चा लेकर उसे घर के किसी कोने में कचरे के डिब्बे की तरह डाल दिया जाता, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती थी। विष्णु कुछ देर उसके बोलने का इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन जब वो ना बोली तो खुद ही आगे बोला। ऐसा करो, चेंज करके सो जाओ। सुबह दादी पूछें तो बोल दीजिएगा कि आज की रात मैं यहीं था आपके साथ। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपसी मामले इस कमरे की दहलीज को पार करें और मेरी दादी तक कोई भी बात पहुंचे। उम्मीद है तुम समझ गई होगी मेरी बात, कि तुमने मेरी दादी को कैसे कन्विंस करना है। विष्णु ने बोलकर उसके घूंघट में छुपे चेहरे की ओर देखा। जी समझ गई, एक मरी मरी सी आवाज़ में बोलते हुए सुमन का जवाब सुनकर विष्णु रिलैक्स होते हुए बाहर की तरफ बढ़ा था, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर रुका और वापस मुड़कर सुमन के पास आया। सुमन जो उसे जाते हुए देख रही थी और उसी में उसका घूंघट सरक कर होठों से अपना पर्दा हटा चुका था। वापस आते हुए विष्णु की नज़रें उसके लाल शरबती भरे भरे होठों पर पड़ी और वो पल भर को अपनी जगह पर रुक सा गया। लेकिन ये रुकना सिर्फ एक पल के लिए था। वो वापस अपने खोल में सिमट गया और फिर सपाट नजरें सुमन पर डाली। बेफिक्र रहो, जल्दी ही तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इस रिश्ते के ख़त्म होते ही मैं तुम्हारे लिए एक अकाउंट खुलवा कर उसमें बड़ी रकम भी जमा करवा दूंगा। बाकी की ज़िंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तब तुम किसी से भी अपनी मर्जी से शादी कर सकती हो।
आखिरी तीर उसके सीने में घुसाते हुए वो कमरे से जाने लगा कि पीछे से सुमन के शब्दों ने उसके कदम रोक लिए। और सुहागरात का क्या? उसके इतनी बेबाकी से कहने पर विष्णु दम साधे खड़ा रह गया। उसे सुमन से इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने हैरत से मुड़कर सुमन की ओर देखा, जबकि सुमन अपनी बात की गहराई समझकर अब बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। मेरा मतलब था, दादी ने मुझे कमरे में भेजने से पहले बोला था कि तुमने आज की रात ही अपने रिश्ते की शुरुआत करनी है। सुहागरात सोनी नहीं जानी चाहिए। बस मैं इसीलिए कह रही थी। दादी पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? तो कह देना कि मना ली सुहागरात। दादी तुमसे कोई सबूत नहीं मांगेंगी। वो तंजी अंदाज में उसे घूरते हुए कमरे से बाहर चला गया, जबकि पीछे से वो टूटी बिखरी हालत में दूसरों को अपनी जिंदगी के फैसले करते देख रही थी। जिंदगी उसकी थी, लेकिन उसकी डोर दूसरों के हाथों में थी। कोई भी किसी भी तरफ उसे आसानी से मोड़ देता था और वो उसी रास्ते चल पड़ती कि किसी एक ने भी उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी कि आखिर वो क्या चाहती है। मुश्किल से अपने भारी लहंगे को उठाए वो वार्डरोब से एक आरामदायक सूट लेकर चेंज करने चली गई थी, जिसके लिए उसे सजाया गया था। उसने तो एक नज़र भी उठाकर सुमन की तरफ देखना गवारा नहीं किया था, बल्कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था। विष्णु दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो उसे बेड पर ही बाल खोले घुटनों पर सर रखे नजर आई। उसका धीरे धीरे हिलता वजूद विष्णु चौधरी को ये समझाने के लिए काफ़ी था कि वो रो रही थी, और वो क्यों रो रही है इसका एहसास होते ही विष्णु तड़प कर उसके करीब आया था और बेड पर बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरोही मेरी जान, विष्णु की पुकार में तड़प थी। आरोही ने चौंक कर घुटनों से सर उठाकर विष्णु की तरफ देखा था। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे और लाल सूजी आंखों ने विष्णु चौधरी को कांटों पर घसीट लिया था। विष्णु, वो तड़प कर उसे पुकारती उसके सीने से जा लगी। रोना बंद करो यार, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास मेरी जान। विष्णु की बाहों का घेरा आरोही के वजूद पर सख्त हुआ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा विष्णु, ये सब मेरे ऊपर एक कयामत से गुजर रही है। वो हिचकियों से रोती हुई लगातार विष्णु के सब्र को आजमा रही थी। जब बर्दाश्त रस्ती बराबर नहीं तो मुझे उस वक्त तुमने फोर्स क्यों किया था? बताओ आरोही, क्यों किया था दूसरी शादी के लिए फोर्स? तुम जानती हो, दादी जी से ज़्यादा तुम्हारे आंसुओं ने मुझे मजबूर किया था। विष्णु की तनी हुई रगों से साफ जाहिर था वो अपनी दूसरी शादी के फैसले से कितना खिलाफ था। लेकिन पहले उसकी दादी, फिर आरोही के जज्बाती दबाव ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दादी जी के पोते की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं थी और मेरे ज़मीर को ये गवारा नहीं था कि उनसे उनकी खुशी छीन लूं। मैं ये भी नहीं देख सकती थी कि आप औलाद के लिए ज़िंदगी भर तरसते रह जाएं। मुझे कुर्बानी देनी थी। वो विष्णु के सीने पर सर रखे हुए थी। विष्णु का एक हाथ आरोही के वजूद पर लिपटा हुआ था और दूसरा उसके बालों में। तो फिर अब ये रोना क्यों आरोही? आरोही का सर अपने सीने से हटाते हुए विष्णु ने उसकी लाल सूजी आंखों पर बारी बारी अपने होंठ रखते हुए उसके आंसू अपने होंठों से चुन लिए थे। आपके नाम के साथ जुड़ा किसी दूसरे का नाम मेरी सांसें रोक रहा है विष्णु। विष्णु की मोहब्बत भरे स्पर्श पर आरोही की आंखें दोबारा से भीगी थीं, जिन्हें वो अपने होंठों से चुन गया था। दिल तो सिर्फ तुम्हारा है ना? देखो मेरा दिल खुद ही धड़क धड़क कर गवाही दे रहा है। आरोही का सर अपने दिल की जगह पर रखते हुए वो उदास शब्दों में बोला। जब अचानक वो होश में आती विष्णु से दूर हटी। विष्णु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था। दिल पर पत्थर रखकर वो पूछ बैठी और विष्णु का मूड खराब हुआ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता आरोही, सो जाओ अब तुम भी। बिगड़े मूड के साथ बोलता वो बेड पर लेट गया। आरोही ने देखा, कुछ बोलना चाहा, लेकिन विष्णु ने कोई भी मौका दिए बगैर उसका बाजू पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके होंठों पर पकड़ जमाई थी। सुबह की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो उठने पर मजबूर हुई थी। एक जानलेवा अंगड़ाई लेती वो उठकर बैठी। जब हल्की हल्की खुली आंखों के झरोकों से सामने बैठे वजूद को देखकर उसके हाथ हवा में रह गए थे और आंखें पूरी की पूरी खुल गई थीं। सामने ही सोफे पर बैठा विष्णु उसे देख कम और घूर ज़्यादा रहा था। वो फौरन सीधी हुई और हाथ नीचे करके कंबल अपने ऊपर लपेट लिया, क्योंकि दुपट्टा विष्णु के सोफे के हैंडल पर रखा हुआ नजर आ रहा था, जो कल रात बेध्यानी में वहीं रख दिया था उसने। इतनी गहरी नींद में सोती हो तुम? पिछले आधे घंटे से तुमको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि तमाम घोड़े गधे बेचकर न जाने कितने सालों की नींद पूरी करने में बिजी थी।
सुबह ही सुबह उसकी तंजिया बातें सुनकर शर्मिंदगी से लाल हुई थी सुमन। आप यहाँ? जी हाँ मैं। अब उठो जल्दी से, 5 मिनट के अंदर अंदर जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ तैयार होकर नीचे चलो। दादी जी का हुक्म है कि उनकी नई नवेली बहू को खुद लेकर आऊं नीचे। वो अब भी तंज करने से बाज नहीं आया था। सुमन ने उसके सामने उठना मुश्किल हो रहा था, बगैर दुपट्टे के उसके सामने। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ कर आऊं और तैयार भी खुद करूं? उसे एक ही जगह पर जमे देखकर विष्णु को अब और भी गुस्सा आया था। पहले ही दादी जी के अजीब हुक्म पर वो तिलमिलाया हुआ था, ऊपर से मैडम के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़ा कि सुमन का सांस सीने में अटका था। नहीं, आप दूर रहें, वो मेरा दुपट्टा मुझे दे दें, वो सोफे पर रखा है। मुश्किल से सुमन ने उसे डर से देखते हुए कहा था। उसने अपने दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि विष्णु को अब उसके झिझकने की वजह समझ आई थी। उसने सोफे पर पड़ा दुपट्टा उठाकर सुमन की तरफ बढ़ा दिया। दुपट्टा उसे देकर वापस सोफे पर बैठा और अपना मोबाइल निकालकर उसे देखने लगा। सुमन ने गहरा सांस लिया था और इस जल्लाद चौधरी के डर से जल्दी ही उठती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी और जो भी पहला सूट नजर आया उसे हाथों में लेकर वॉशरूम में जा घुसी। उसके जाते ही विष्णु ने मोबाइल से नजरें हटाकर सोचते ही नजरों से वॉशरूम के दरवाजे को देखा था। कुछ देर के बाद सुमन वॉशरूम से बाहर निकली तो मैरून रंग के लॉन्ग फ्रॉक में थी। गीले बालों को तौलिए में लपेटे सावधानी से दुपट्टा अपने कंधों पर फैलाया हुआ था। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। पीछे बैठा विष्णु उसका बाहर आना तो महसूस कर चुका था, लेकिन देखा उसे अभी भी नहीं था। उसके डर से सुमन जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश में झुंझलाई हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा झुंझलाहट का शिकार उस वक्त विष्णु था, जो लगातार होती सुमन की चूड़ियों की झनकार से तंग आ चुका था। पहले तो ये शोर करना बंद करो तुम, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। मोबाइल से नजरें हटाए बगैर विष्णु बोला था तो सुमन ने घूरकर आईने से ही उसके घने बालों वाले सर को देखा था, जिसने सुबह सुबह उसका अच्छा खासा सुकून बर्बाद करके रख दिया था। और अब मिस्टर डिस्टर्ब भी खुद हो रहे थे। अचानक एक शरारती चमक सुमन की आंखों में उतर आई थी। क्यों न विष्णु चौधरी को और तंग किया जाए, सोचते हुए वो मुस्कुराई और पहले से भी तेज चूड़ियों की झनकार कमरे की खामोशी में गूंजने लगी थी। विष्णु के माथे पर बल पड़े और उसके चेहरे पर फैले गुस्से को देखकर सुमन ने जैसे खुद की तारीफ की थी। वाह सुमन, तुम तो दूसरों का सुकून लूटने में बड़ी माहिर हो। जब मेरा सुकून बर्बाद हुआ तो कुछ सुकून इन मिस्टर का भी बर्बाद होना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर उस जल्लाद चौधरी का डर भी था। तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? तुम्हारी चूड़ियों का शोर मेरे सर में दर्द कर रहा है। विष्णु मोबाइल जेब में रखते हुए उठकर खड़ा हुआ था। ठीक सुमन की पीठ पर जाकर खड़ा होते वो सीधा आईने से उसे घूरते हुए बोला था। वो अच्छे से उसकी शरारत को समझ गया था। सुमन की सांस सीने में उलझी विष्णु को अपने इतने करीब खड़े देखकर। वो तैयार होने की वजह से चूड़ियां ऐसे ही शोर करती हैं। चेहरा झुकाकर बोलती सुमन को देखकर विष्णु के दिल को ये मानना पड़ा कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है। दूधिया रंग, चमकते हुए सुनहरी आंखें, छोटी सी नाक और उसके नीचे गुलाबी होंठ, या फिर गुलाबी नहीं, वो तो एकदम लाल अनार थे। कोई मेकअप नहीं किया था। उसके बाद भी उसके लाल लाल होंठ उसका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। वो सिर्फ हसीन नहीं, हसीन से भी हसीन थी। ऐसा जादू भरा हुस्न देखकर भी विष्णु के दिल में कोई एहसास न जागा। उसकी मोहब्बत तो आरोही पर ही खत्म होती थी, ऐसा वो समझता था। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हो, अनवांटेड वाइफ। खैर, आज के बाद तुम जब भी मेरे पास होगी मुझे ये चूड़ियाँ तुम्हारे हाथों में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना विष्णु चौधरी चूड़ियों के साथ साथ हाथ काटने में भी देर नहीं लगाएगा। विष्णु ने अपनी तरफ से उसके लिए ये सजा खुद तय की थी, उसे तंग करने के नतीजे में। विष्णु अपनी बात कहकर मुड़ा तो सुमन ने डरते डरते आईने से उसका चेहरा देखा। देखने में मजबूत मर्दाना खूबसूरती का मालिक वो मर्द जो उसकी किस्मत में बस कुछ ही समय के लिए लिखा गया था, बहुत जालिम था, दिल तोड़ने में कमाल की महारत रखता था। सुमन अपनी किस्मत पर ठंडी आह भरकर रह गई और तैयार होकर विष्णु के संग बाहर आ गई। विष्णु उससे 2 कदम आगे चल रहा था और वो उसके पीछे उसकी पीठ को घूरते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। डाइनिंग टेबल की सबसे आगे वाली कुर्सी पर बड़ी मालकिन गंगा चौधरी बैठी हुई थी। उनके दाएं और बाएं तरफ उनके बाकी बच्चे बैठे थे, लेकिन दाएं तरफ की पहली कुर्सी अभी भी खाली थी। शायद ये कुर्सी विष्णु चौधरी के लिए थी, क्योंकि उसके ठीक बगल में आरोही बैठी थी,
जो भीगी निगाहों से लगातार विष्णु की तरफ देख रही थी। विष्णु गंगा जी के पास जाकर उनके चरणों में झुका, उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनके दाएं तरफ वाली खाली कुर्सी पर आरोही के साथ बैठ गया। सुमन को समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे, आगे बढ़े या यहीं से लौट जाए, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला विष्णु तो अब उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो चुका था। वो आरोही से धीरे धीरे बातें करते हुए नाश्ता करने में व्यस्त हो गया था। सुमन की मुश्किल को जैसे गंगा जी ने भांप लिया। उन्होंने उसे पुकारा, वहाँ क्यों खड़ी हो बहू, यहाँ आओ मेरे पास। सुमन धीरे धीरे उनके पास गई। गंगा जी ने प्यार से उसके माथे को चूमा। सुमन ने झुककर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उनके स्नेह ने सुमन के चेहरे पर एक अनकही सी खुशी ला दी थी। उसे लगा था कि विष्णु की दादी भी उसकी तरह घमंडी होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सुमन से बेहद मोहब्बत से मिली थी। उन्होंने उसकी नज़र भी उतारी और कुछ रुपये नौकरों को दे दिए। उनकी इतनी मोहब्बत देखकर सुमन की आंखों में आंसू चमकने लगे थे, जिन्हें वो छुपाती हुई गंगा जी के इशारे पर जाकर आरोही के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। नाश्ता बहुत ही खामोशी में किया गया। नाश्ते के बाद विष्णु जमीनों के मामले देखने चला गया और सुमन इस घर की नौजवान नस्ल के चंगुल में फंस गई। आरोही को छोड़कर लगभग हर इंसान ने उसे हाथों हाथ लिया था और बड़े ही प्यार से मिला था। बड़ी मालकिन गंगा जी, विष्णु की दादी, इस हवेली की सबसे बड़ी थी। विष्णु के माँ बाप की मौत उसके बचपन में हो गई थी और तभी से वो गंगा जी की गोद में पलकर बड़ा हुआ था। विष्णु घर का इकलौता बेटा था। बाकी चाचा और ताऊ के घर सिर्फ बेटियां थीं। इसी वजह से गंगा जी अपनी नस्ल के लिए एक वारिस जल्द से जल्द चाहती थीं। विष्णु की आरोही से शादी को पूरे 5 साल बीत चुके थे, मगर जब कोई उम्मीद की किरण नहीं जागी तो गंगा जी ने एक कठोर फैसला लिया था, विष्णु की दूसरी शादी। पहले तो विष्णु ने साफ मना कर दिया था। उसने दादी के फैसले पर तुरंत गुस्से में कहा था कि वो दूसरी शादी हरगिज भी नहीं करेगा। मगर जब गंगा जी ने खुद को मारने की धमकी दी और आरोही आंसुओं में डूबकर उसके कदमों में गिर पड़ी, तो विष्णु का दिल पत्थर बन गया। वो मजबूर हो गया और दूसरी शादी के लिए हाँ कह दी। उस दूसरी शादी की असलियत से सुमन बिल्कुल अनजान थी। उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किसी और की मजबूरी का नतीजा था। घर में विष्णु की चाची कविता चौधरी की 3 बेटियां थीं, रानी, अनु और परी, और उनसे छोटी सुमित्रा चाची की बेटी एक थी, वो थी कियारा, जो सुमन को पहली मुलाकात में बहुत पसंद आ गई थीं। चारों ही लड़कियां बहुत जल्दी ही सुमन से घुल मिल गई थीं। उन्हें अपनी ये छोटी लेकिन बेइंतहा हसीन भाभी आरोही से कहीं ज़्यादा प्यारी लगी। आरोही से सालों में भी वे इतने करीब नहीं हो पाई थीं जितनी सुमन से एक ही दिन में हो गई थीं। सुमन का वक्त अब अच्छा बीतने लगा था, लेकिन अब उसकी मुस्कान के पीछे एक साया हर वक्त मंडराता रहता, और वो साया था आरोही। सुमन हर बार महसूस करती जब भी आरोही पास से गुजरती, उसकी आंखों में नफरत की आग जलती थी। ऐसी कटीली निगाहें जैसे हर पल उसे चीर देना चाहती हों। सुमन एक पल को भी नहीं भूल सकी उसकी नज़रों में छिपी नफरत, हार और वो तिलमिलाती जलन, जिसे देखकर सुमन सिर्फ एक ठंडी सांस लेकर रह जाती। उसे यहाँ आए 1 महीना हो चुका था। विष्णु का रवैया उसके साथ आज भी वैसा ही था, ठंडा, बेरुखा और दूरी भरा। या फिर शायद नहीं, पहले दिन तो फिर भी उसने कुछ थोड़ी सी बात कर ली थी, वो भी सिर्फ औपचारिकता में। लेकिन उसके बाद से तो जैसे सुमन उसके लिए मौजूद ही नहीं थी। सुमन शायद अब उसकी यादों से भी मिट चुकी थी, जैसे उसे ये तक याद नहीं रहा कि 1 महीना पहले उसके नाम के साथ किसी और का नाम भी जोड़ा गया था। एक ऐसी लड़की का नाम जो अब इस घर में उसकी जिम्मेदारी बनकर रह रही थी। पर सुमन नहीं भूली थी, उसे सब कुछ याद था। वो सारे पल उसे याद थे, विष्णु की जात, उसका रुतबा और इस रिश्ते का कड़वा सच। पूरा दिन वो विष्णु की कजिन्स के साथ हंसती खेलती शरारतें करती हुई बिताती थी ताकि अपने दर्द को छुपा सके। मगर जैसे ही शाम ढलती और हवेली के बाहर से विष्णु की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता, सुमन के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वो भागकर अपने कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती, क्योंकि ये हुक्म भी उसे आरोही की तरफ से मिला था, तुम मेरे पति से दूर रहोगी। तुम्हें सिर्फ उसका नाम मिला है, विष्णु नहीं। सुमन उस दिन से चुप थी, चाहने के बावजूद कुछ कह नहीं पाती थी। वो जानती थी चाहे जितना भी दिल में प्यार हो, पर यह कि रिश्ता सिर्फ उसके नाम तक सीमित है। और विष्णु, उसने तो पहले ही दिन उसकी हदें तय कर दी थीं। अपनी हद जानो सुमन,
मेरे दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय आरोही के। इन शब्दों ने सुमन के अंदर कुछ तोड़ दिया था, कुछ ऐसा जो अब शायद कभी जुड़ नहीं सकता था। आरोही ने विष्णु की दूसरी शादी तो दिल पर पत्थर रखकर करवा दी थी, लेकिन अपना दिल बड़ा नहीं कर पाई थी। इसलिए जैसे ही विष्णु घर आता, वो उसे लेकर सीधे अपने कमरे में चली जाती। सुमन जब से इस घर में आई थी, उसे एक और काम मिल गया था। पिछले लॉन में बना बगीचा, फूलों से उसे कुछ यूं ही इश्क था कि पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। गांव में कोई ऐसा बगीचा, कोई ऐसा खेत नहीं था जहां से फूल तोड़कर घर न लाई हो। लेकिन अब तो उसे पूरा का पूरा बगीचा मिल चुका था। रंग, खुशबू और मिट्टी में अटी सुकून की दुनिया। दिन का अच्छा खासा वक्त वो वहीं बिताया करती थी, मिट्टी में अपने दुखों को दबाते हुए, फूलों से बातें करते हुए। आज भी वो वहीं थी, मिट्टी से लथपथ, जैसे खुद भी उस जमीन का हिस्सा बन गई हो। वक्त का होश नहीं था। जब सूरज ढलने लगा तो उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। घबराहट में उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ झाड़े, कपड़े ठीक किए और भीतर की ओर भागी कि अगर दादी जी ने देख लिया तो डांट ना पड़ जाए। लेकिन आज तो जैसे उसके सितारे ही उससे रूठ चुके थे। दादी जी ने तो नहीं, बल्कि उनका सरफिरा पोता विष्णु चौधरी खुद बगीचे की तरफ आ रहा था। सुमन के कदम थम से गए, उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने को बेताब था। उसने घबराकर चारों ओर देखा और फिर झट से एक बड़ी सी बेल के पीछे छिप गई। विष्णु किसी से फोन पर बात कर रहा था और सुमन बेल के पीछे सांस रोककर खड़ी हुई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद भी अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। डरते डरते उसने सिर घुमाया और देखा, वहां एक हरे रंग का लगभग 5 इंच लंबा चौड़ा कीड़ा बैठा था। उसकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली थी। वो ये भी भूल गई कि इस वक्त वो किससे छिपी हुई है और कहाँ खड़ी है। उस समय तो बस डर ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सुमन की चीख सुनते ही विष्णु ने फोन कान से हटाया और चौंक कर चारों ओर देखने लगा। तभी उसने झटके से बेल के पीछे हाथ बढ़ाया और सुमन को अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधे उसके सीने से आ लगी। हे यू, चुप रहो, चिल्लाना बंद करो, विष्णु ने झुंझलाकर कहा। लेकिन सुमन अभी भी आंखें बंद किए जोर जोर से चिल्ला रही थी। मजबूर होकर विष्णु ने उसके बाजुओं को कसकर पकड़ा और उसे जोर से झंझोड़कर रख दिया, जबकि सुमन एकदम से खामोश हो गई थी, मगर आंखें अभी भी नहीं खोली थीं। उसके पूरे बदन में डर के मारे कंपन था और वो अब भी विष्णु के सीने से सटी हुई थी। मिट्टी से सने उसके हाथों ने विष्णु की सफ़ेद शर्ट पर अजीब से नए डिजाइन बना दिए थे, लेकिन विष्णु को इसकी परवाह नहीं थी। उसने झुककर हल्की आवाज में पूछा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही थी? उम्मीद के खिलाफ उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी। सामने खड़ी सुमन अब भी डर के मारे कांप रही थी। उसकी सांसें टूटी हुई थीं और आंखें अब भी बंद। वो कीड़ा मेरे कंधे पर। डर से सुमन की जान निकलने को थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वो इस वक्त विष्णु के कितनी करीब खड़ी हुई है। करीब नहीं, बल्कि उसके सीने से लगी हुई खड़ी थी, उसके बाहों के घेरे में कैद थी। विष्णु ने उसकी बात सुनकर चौंकते हुए सुमन के कंधे की ओर देखा, जहां सच में एक हरा कीड़ा अब तक बैठा था। उसने बिना कुछ कहे धीरे से हाथ बढ़ाया, कीड़े की दुम को पकड़ा और अगले ही पल कसकर उसे दूर फेंक दिया। चला गया, अब आंखें खोल सकती हो तुम, विष्णु की भारी लेकिन नरम आवाज गूंजी। उसकी बात सुनते ही सुमन ने धीरे धीरे से आंखें खोली और होश में आते ही झट से उसके बाहों के घेरे से बाहर निकल आई थी। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं और अब उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने डर में विष्णु के कितनी खतरनाक हद तक करीब खड़ी हो गई थी। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना, विष्णु ने गुस्से से कहा, सुमन के मिट्टी से सने हाथ और कपड़ों को देखते हुए। तो सॉरी, सुमन ने एकदम से झिझकते हुए कहा। उसके हाथों के निशान विष्णु की सफ़ेद शर्ट पर एक डिजाइन जैसे दिख रहे थे, जिन्हें देखकर वो एकदम से शर्मिंदा हो गई थी। उसकी धीमी आवाज़ पर विष्णु का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अब जाओ अंदर, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। फौरन कपड़े बदलो और चाय बनाकर लॉन में लेकर आओ। मैं दादी जी को भी अंदर से लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर उसने आदेश के लहजे में सुमन को अंदर जाने का इशारा किया। सुमन तुरंत अंदर भागी, लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, और हाँ, याद रहे, 20 मिनट का मतलब सिर्फ 20 मिनट होता है। सुमन ने मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाया,
ये इंसान है या फिर टाइम बम? उफ सुमन, कितनी गधी हो तुम। उनके कितने करीब खड़ी थी तुम। डूब मरो अब। वो खुद को कोसती हुई किचन में चाय बनाने लगी। तभी बाहर से विष्णु की आवाज उसे सुनाई दी। आरोही, आज मेरे दोस्त के घर पार्टी है, रात 8 बजे तैयार रहना। सुमन ट्रे लेकर थोड़ी देर में बाहर आई तो उसने देखा विष्णु गंगा जी के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था और आरोही के शब्दों पर बस हल्के से सिर हिला रहा था। सुमन ने सबको चाय दी और वापस जाने को थी कि तभी गंगा जी ने उसे भी पास आकर बैठने का इशारा किया। विष्णु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरोही का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तभी गंगा जी बोली, आज तुम्हारे दोस्त की पार्टी में तुम सुमन के साथ जाओगे। उनकी बात सुनकर न सिर्फ आरोही बल्कि सुमन भी चौंक उठे थे। विष्णु के माथे पर बल पड़ गए। उसने झट से कहा, लेकिन दादी जी, हमेशा तो मेरे साथ आरोही जाती है। उसकी आवाज़ में साफ झुंझलाहट थी, जैसे उन्हें बताना चाहता हो कि उनकी ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो तब की बात है विष्णु, जब सुमन तुम्हारी बीवी नहीं थी। गंगा जी ने शांत लेकिन सख्त शब्दों में कहा, लेकिन अब वो भी तुम्हारी बीवी है और उसका हक भी आरोही के बराबर है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने फर्ज से नजरें फेरो। उनके सुकून भरे मगर ठोस शब्दों ने विष्णु के गुस्से में और ज्यादा आग भर दी। उसने झटके से नजर उठाई और सर झुकाए बैठी सुमन की तरफ घूर कर देखा। उसे लगा जैसे सुमन ने गंगा जी को सब कुछ बता दिया हो, लेकिन विष्णु ये नहीं जानता था कि गंगा जी को किसी ने कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वो पिछले 1 महीने से सब कुछ देख रही थी, नोट कर रही थी। उन्हें मालूम था विष्णु का सुमन से कैसा बर्ताव है। वो एक रात भी उसके साथ कमरे में नहीं रहा था, बल्कि हर रात आरोही के साथ ही रहता था। गंगा जी की तीखी और बूढ़ी नजरों ने कुछ भी छुपा नहीं रह सका था, मगर फिलहाल वो खामोश थी। आरोही तो ये सब सुनते ही गुस्से में कुर्सी से उठी और वहां से चली गई। विष्णु भी उसे मनाने की खातिर उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन दादी जी के सामने उठना उनकी शान में गुस्ताखी होती, इसीलिए उसने गुस्सा पी लिया और वहीं बैठा रहा। कभी कभी उसकी निगाहें सुमन की तरफ उठती, जो अब भी चुपचाप नीचे देख रही थी। दादी जी का फैसला आखिरी था। अब सुमन ही उसके साथ पार्टी में जाएगी। विष्णु कुछ भी नहीं कर सकता था। शाम होते ही उसकी चारों कजिन्स ने सुमन को तैयार करने की ठान ली और उसके लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने उसे इतना खूबसूरत बना दिया कि खुद सुमन आईने में देखकर खुद को पहचान नहीं पा रही थी। पर्पल रंग की शिफॉन साड़ी में वो चांदी की तरह दमक रही थी। हल्के से कर्ल किए बाल उसकी पीठ पर लहरों की तरह बिखरे थे और सलीके से किया गया मेकअप उसकी सादगी को और भी निखार रहा था। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। आज तो विष्णु भैया की खैर नहीं, रानी ने शरारती हंसी के साथ कहा, जिस पर बाकी तीनों खिलखिला उठी। देखना, भाभी को ऐसे देखकर वो अपनी पार्टी ही कैंसिल कर देंगे। कियारा की इस बात पर सुमन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया और उसने झट से अपनी नजरें नीचे झुका लीं। जबकि उसकी ये बातें कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते विष्णु ने भी सुनी थीं और अचानक ही उसकी नजरें आईने में झिलमिलाते सुमन के वजूद पर पड़ी। सांसें उलझी थीं विष्णु चौधरी की। पहली बार सुमन के हसीन रूप ने विष्णु के दिल में कोई एहसास पैदा किया था, और वो क्या एहसास था, इससे विष्णु अभी भी अनजान था। दिल के लाख चिल्लाने पर भी उसने नजरें हटा ली और सुमन से चलने को कहा। उसकी आवाज़ पर सुमन सामान्य होते हुए अपने बिस्तर से उठी, अपनी शॉल लेकर अपने आसपास लपेटी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और फिर उसने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे। वो दोनों एक साथ गंगा जी से मिलने के बाद ही बाहर आए थे और गाड़ी में बैठे। अपने कमरे की खिड़की से आरोही ने जलती हुई निगाहों से उन्हें देखा था। गाड़ी में काफ़ी खामोशी थी, मौसम काफ़ी ठंडा था। इसके बावजूद भी सुमन की हथेलियों में पसीना उतर आया था। उसने चोरी चोरी निगाहों से पास बैठे अपने हमसफर को देखा, जिसने भले ही मजबूरी में सही लेकिन सुमन को अपनी ज़िंदगी में जगह दी थी। दिल ही दिल में सुमन इस पत्थर जैसे इंसान को चाहने लगी थी, जो उसकी जान से ऐसे लापरवाह था जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कोई स्थान ही नहीं रखती। हाँ, ये सच ही तो है। भला मेरी क्या हैसियत उनकी ज़िंदगी में। साफ शब्दों में बता तो चुके हैं कि मेरी जगह कहीं भी नहीं है। वो सिर्फ आरोही से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की चाह किस कम वक़्त को है। मैं बस उनसे दूर नहीं होना चाहती। उसकी आंखों में नमी उतर आई, जिसे वो खुद भी महसूस करने से अनजान रही। आज तो विष्णु भाई की खैर नहीं होने वाली। रानी की ये बात उसके कानों में गूंजी तो वो ठंडी आह भरकर रह गई। तुम तारीफ की बात करती थी रानी, तुम्हारे खड़ूस भाई ने तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया।
दिल ही दिल में रानी से शिकायत करती सुमन ये नहीं जानती थी कि वो रानी का खड़ूस भाई उसके साथ बैठा पहली बार थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सुमन की तरफ गौर से देख रहा था। जी दादी जी, आपने बुलाया मुझे? आरोही ने रानी के बुलाने पर उनके कमरे में दाखिल होकर दादी जी से पूछा। गंगा जी इस वक्त अपने बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी। यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है कुछ जरूरी, गंगा जी ने कहा। आरोही धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उनके पास आई और गंगा जी के सामने बेड पर एक कोने पर टिक गई। मैं चाहती हूँ अब तुम विष्णु से दूर रहो, गंगा जी ने बेहद गंभीर शब्दों में कहा। शब्दों का प्रभाव ऐसा था कि आरोही के पैरों से जमीन खिसकती सी लगी। आप क्या कह रही हैं दादी जी? विष्णु तो मेरे पति हैं, मैं उनसे कैसे दूर रह सकती हूँ? आरोही ने आंसुओं से भरी नजरों से गंगा जी को देखा और उसका अंदाज जैसे खुद ही टूट रहा था। अब सुमन का भी है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो ताकि वो सुमन के करीब जा सके, गंगा जी ने शांत और सुकून भरे अंदाज में कहा। आरोही रोते हुए उन्हें देख रही थी, फिर अपने अंदर हिम्मत जमा करते हुए बोली, रहम करें मुझ पर दादी जी। लेकिन गंगा जी ने उसकी हरकतों को सपाट हाव भाव के साथ देखा और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। आरोही ने बेबसी से कहा, आखिर आपको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है दादी जी? पहले आपने मुझसे कहा कि विष्णु को शादी के लिए मनाऊं, वरना आप मुझे तलाक दिलवा देंगी, और अब ये सब? आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं दादी जी? आरोही की आवाज में एक हिचकी बन गई थी। गंगा जी ने तंज भरी नजरों से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है आरोही मैडम, अपने काट के उल्लू पोते की तरह मेरी आंखों पर भी तुम्हारी मोहब्बत की झूठी पट्टी बंधी हुई है? अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी असलियत। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि यहाँ से 2-4 दिन जो तुम्हारे पास बचे हैं ना, उन्हें आराम से काट लो, वरना। गंगा चौधरी को तुम अभी अच्छी से जानती नहीं हो। उनकी कटीली निगाहें आरोही पर गड़ी हुई थीं। आरोही की आंखें उनसे टकराईं, डर और गुस्से के मिश्रित भावों से भरी हुई, लेकिन उन नजरों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी असलियत? मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। आरोही की आवाज में रोष और आश्चर्य था तो कुछ डर भी था। गंगा जी के होठों पर तंज से भरी मुस्कान फैल गई। तुम पिछले 5 सालों से दवाइयाँ ले रही हो ना, अपनी प्रेगनेंसी रोकने के लिए? मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर आरोही के होश उड़े थे, उसकी आंखें फैल गईं। आरोही ने हैरत से उन्हें देखा था। ये बात वो कैसे जानती थी? आपको गलतफहमी। थूक निगलती हुई वो अपने बचाव में कुछ बोलने ही वाली थी जब गंगा जी ने अपने बेड की साइड दराज से एक फाइल निकालकर सीधे आरोही के कदमों में फेंकी थी। आरोही ने चौंकते हुए फाइल उठाई और खोलकर देखने लगी। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है जो बिल्कुल पॉजिटिव है। तुमने इसे जाली रिपोर्ट से बदलवा दिया था। इससे पहले भी तुम 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी हो। तुम विष्णु के बच्चे की माँ बनना ही नहीं चाहती, और इसकी वजह क्या है ये भी मैं जल्दी ही जान लूंगी। फिलहाल अपना मनहूस चेहरा लेकर कल के कल इस घर से अपनी माँ के घर चली जाओ, और जब तक मैं न कहूँ वापस आने की कोशिश भी मत करना। गंगा जी ने बेहद नफरत और तिरस्कार भरे अंदाज में कहा था। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी दादी जी। आपका पोता मेरी मोहब्बत का दम भरता है, और जब वो मुझे इस हवेली में नहीं देखेगा तो पूरी हवेली में कोहराम मचा कर रख देगा। ये आपकी गलतफहमी है कि आप मुझे हवेली से निकाल सकती हैं। कुछ देर पहले जो वो डरी सहमी एक हिरनी जैसी बैठी थी, अब हकीकत खुल जाने पर एकदम जख्मी शेरनी बन गई थी। वो भीतर से आग की तरह जल रही थी। डर जो कभी उसके दिल में था अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो खुलकर सामने आई, अपने पूरे मगरूर अंदाज के साथ तड़क कर अपनी बात बोली थी। दादी तंज भरे अंदाज में हंसी। तुम नहीं चाहोगी कि जो बातें अभी हमारे बीच बंद दरवाजे के पीछे हो रही हैं उनमें विष्णु भी शामिल हो जाए, और वो अपने कानों से अपने आंखों से तुम्हारी सारी सच्चाई देखे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम जैसी मक्कार औरत अपना मकसद अधूरा नहीं छोड़ेगी। अब जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गंगा जी ने नफरत से कहते हुए अपना मुंह फेर लिया। वो कब से अपने पोते की आस में तरस रही थी, जबकि उनकी नाक के नीचे ही आरोही न जाने कितनी बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। ये बात गंगा जी के दिल पर बिजली गिरने जैसा असर कर गई थी। अब तक तो वो विष्णु के बच्चे को अपनी गोद में खिला चुकी होती, लेकिन आरोही ने उनके सारे सपनों में आग लगा दी थी।
आरोही कुछ देर तक गुस्से भरी निगाहों से गंगा जी को देखती रही, जिन्होंने न जाने कैसे उसका पर्दा फाश कर दिया था। फिर फाइल उठाकर वो कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ डर या बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी जलती हुई नफरत थी, हर चीज जला देने वाली विनाशकारी नफरत। जल्दी से फाइल छुपाते हुए उसने अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल किया था और बेचैनी से फोन कान से लगाए कमरे में चक्कर काटने लगी। दूसरी घंटी में कॉल उठा ली गई थी और वो गुर्राई थी। प्लान बदलना पड़ेगा। बुढ़िया को सब कुछ मालूम हो गया है कि मैं जानबूझकर विष्णु के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। इससे पहले उसे हमारे प्लान के बारे में भनक भी लगे, हमें बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी वो बुढ़िया। बेफिक्र रहो, उस बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सामने वाले एक मर्दाना आवाज में ठंडक सी उभरी थी। तुम बस जल्दी से विष्णु को फंसाकर उसकी सारी दौलत अपने नाम करवा लो। आरोही ने बाल एक हाथ में फंसाए और दबी दबी आवाज में कहा, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छी वफादार पत्नी का नाटक। इससे कुछ भी नहीं हुआ। विष्णु प्यार और इज्जत की जबान अब नहीं समझेगा। हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसकी आवाज में कटुता और ठोस इरादा झलक रहा था। दूसरी ओर से धीमी पर उत्साहित आवाज आई, तो मैंने कहा था ना तुमसे, उसके बच्चे की माँ बन जाओ, फिर उसकी पूरी दौलत हमारे पास होगी। आरोही की आंखों में आग सी चमक उभरी। नहीं, कभी नहीं। उस इंसान की शक्ल तक न देखने वाली मैं उसकी नस्ल को कभी जन्म नहीं दूंगी। वो तेजी से चिल्लाई, चेहरे पर गुस्से का रंग चढ़ाया था। सामने वाले ने शांत पर भूख भरी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी कर लो। गंगा चौधरी को हमारे रास्ते से हटाना होगा, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। आरोही ने जिद्दी अंदाज में कहा, ठीक है, डोंट वरी, मैं कर दूंगी। दूसरी तरफ से आदेश आया, अच्छा ये बताओ मिलने कब आओगी? आरोही ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कल ही आ रही हूँ माँ के घर। वैसे भी बुढ़िया ने यहाँ से जाने का हुक्म दे दिया है। वो दोनों अब अपनी बातों में बिजी हो चुके थे। दूसरे दिन आरोही के जाते ही गंगा जी ने विष्णु को कड़े शब्दों में समझाया कि वो अपनी दूसरी पत्नी सुमन के साथ कैसा गलत व्यवहार कर रहा है। हमें घर में संतान चाहिए और तुम उससे उतना ही लापरवाह और दूर भाग रहे हो। चलो संतान न सही, लेकिन वो अब तुम्हारी पत्नी है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। अपनी पहली पत्नी के हक पूरे करने के नाम पर तुमने सुमन को घर का फालतू सामान समझकर नजरअंदाज कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। गंगा जी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विष्णु का रवैया नहीं बदला तो वो उसे माफ नहीं करेंगी। अब तो विष्णु को पूरा यकीन हो चुका था कि सुमन ने उसकी शिकायत गंगा जी तक पहुंचाई है। गंगा जी के कमरे से निकलने के बाद विष्णु ने नौकरानी से पूछकर सुमन के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसका इरादा साफ था कि शिकायत करने की गलती की उसे सजा मिलेगी। कमरे में आकर उसने देखा कि सुमन कहीं नहीं थी। माथे पर बल डाले वो बाहर ढूंढने लगा कि तभी कमरे से लगे टेरेस पर हल्के गुलाबी रंग का लहराता हुआ आंचल दिखाई दिया। सुमन वहीं थी। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और धीरे धीरे सुमन की तरफ बढ़ा। सुमन, जो अभी अभी नहाकर गीले बाल सुखाने के लिए टेरेस पर आई थी, पीछे से आहट सुनकर चौंक गई और एकदम पीछे घूमी। सामने ही व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने विष्णु, हाथ जेब में डाले, कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। सुमन की नजरें उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह से हड़बड़ा गई। कल रात पार्टी से लौटने के बाद उसके यही तेवर थे। उन्होंने सुमन का दिल डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुमने दादी जी को क्या बताया? विष्णु ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए तीखे स्वर में पूछा। उसका ये गुस्सैल रूप देखकर सुमन और भी बुरी तरह डर गई। बोलो, जवाब दो, तुमने दादी जी को क्या बताया? सुमन डर के मारे कांपती हुई सी बोली, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन विष्णु का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने गुस्से में खिड़की पर रखे छोटे से गमले को मारकर नीचे गिरा दिया। गमला सीधे सुमन के जूते से आजाद पैर से टकराया और पल भर में ही वो दर्द से चीख पड़ी। विष्णु को भी अब होश आया था उसने गुस्से में क्या कर दिया। वो तुरंत घुटनों के बल झुकता उसके पास आया और बोला, सॉरी यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो शर्मिंदगी से झुका हुआ था उसके पैरों पर, लेकिन सुमन अब दर्द के मारे रो रही थी। चलो उठो, अंदर चलते हैं। मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूंगा और पेन किलर भी दे दूंगा, तुम्हें दर्द नहीं होगा। विष्णु ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमन दर्द से एक कदम भी नहीं हिल सकी। विष्णु ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और अंदर ले आया।
साथ ही तुरंत उसने अपने करीबी डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर के आने तक वो सुमन का खून अपने हाथों से रोक रहा था, लेकिन दर्द के मारे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसका दिमाग सुन्न होने लगा और वो बेहोश होने लगी थी। उसे बेहोश होते देख विष्णु के होश उड़ गए। उसने उसके गाल थपकते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की। यार सुमन, होश में आ जाओ, इतनी ज्यादा चोट नहीं है कि तुम बेहोश हो जाओ। विष्णु बुरी तरह घबराया हुआ था उसे बेहोश देखकर। तब तक डॉक्टर भी आ चुके थे। डॉक्टर को देखकर विष्णु के अंदर राहत की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत पट्टी बांधनी शुरू की और जैसे ही सुमन को दर्द महसूस हुआ, अपने पास खड़े विष्णु का हाथ अपनी नरम हथेली में पकड़ लिया। उसकी छुअन से विष्णु का दिल एक नए एहसास से धड़क उठा। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी और सावधानी बरतने की हिदायत दी थी और फिर डॉक्टर दवाई देने के बाद चला गया। दवाई लेने के बाद सुमन का दर्द कम हुआ और अब वो हर चीज़ महसूस कर पा रही थी। हैरत भरी नज़रों से वो विष्णु का ये प्यारा रूप देख रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, दादी जी को मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पानी का गिलास वापस विष्णु को थमाते हुए कहा। विष्णु ने गौर से उसका चेहरा देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने मोबाइल को उठाकर बाहर चला गया। पीछे वो सर तकिए पर गिराए अब अपनी धड़कनें संभाले हुए थी। वो पल याद करते जब विष्णु से उठाकर कमरे में लाया था। सुमन को तो अपने पैर का जख्म भी काफ़ी अच्छा लगा था, जिसने पल भर के लिए ही सही लेकिन दिल की उस सितमगर की थोड़ी सी नज़दीकी उसे बख्श दी थी। वो इस बात पर बेपनाह खुश हो गई थी। रात को वो दादी जी को दिखाने के लिए उसके कमरे में तो आ गया था, लेकिन आते ही उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। एक ही बेड पर लेकिन एक फासले पर दोनों लेट गए थे। सुमन तो डरते डरते सांसें ले रही थी कि कहीं पास लेटे विष्णु उसकी सांसों को न रोक दे, लेकिन कब तक नाजुक सी जान सहती रहती। अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पहले वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब और सब्र न हुआ तो वो उठ बैठी। उसने रात का डिनर भी नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अब उसे जोरों से भूख लग रही थी। उसने सोचा था कि जब भूख लगेगी तो नौकरानी से मांग कर खा लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात ये जल्लाद उसके कमरे में ही सोने वाला है। जब विष्णु कमरे में दाखिल हुआ था तो सुमन डर गई थी, बल्कि शर्म से उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया था। उसके शर्मीले चेहरे को देखते हुए विष्णु ने गुस्से और हल्की नाराजगी से उसे देखा था। इस कदर शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सिर्फ दादी की दिखावे के लिए इस रूम में आया हूँ, इसलिए ज़्यादा सपने मत सजाओ। सुमन का दिल शर्मिंदगी से भर गया। ये इंसान हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेता है? क्या सिर्फ उन नाजुक पलों को सोचकर ही शर्म आती है? किसी और बात पर शर्म नहीं आ सकती? सुमन को तो ये सोचकर शर्म आ रही थी कि आज रात वो उसके साथ कमरे में रहेगा, जबकि वो बात को कहीं से कहीं ले गया था। उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। विष्णु बेड के एक साइड पर लेट गया और सुमन सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख और बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब वो बर्दाश्त न कर पाई तो उठ बैठी और धीरे धीरे पैर नीचे झुकाया, लेकिन पैर का दर्द भूख से कहीं ज़्यादा तेज था। उसे अचानक ही रोना आया और उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ भी निकलने लगीं। मजबूर होकर उसने डरते डरते अपना हाथ विष्णु के बाजू पर रखा और उसे धीरे से हिलाया। विष्णु जो मुश्किल से सोया था उसकी हलचल से फौरन जाग गया। उसकी तीखी नज़रें देखकर सुमन बुरी तरह पछताई कि आखिर इस जिन्न को क्यों उठाया। विष्णु ने फाड़ खाने वाली नज़रों से उसे घूरा। क्या है? भूख लग रही है, सुमन डरते डरते बोली, और विष्णु ने खूंखार नज़रों से उसे देखा। तुम्हें भूख लगी है? ये बताने के लिए आधी रात को उठा रही हो मुझे? अगर भूख लगी है तो किचन में जाओ और मुझे सोने दो। वो अपने सर तक कंबल लपेटकर फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद सुमन की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वो झुंझलाते हुए उठकर बैठा था। अब क्या है, रो क्यों रही हो? वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जा सकती किचन में। रोते रोते सुमन ने पैर की तरफ इशारा किया। विष्णु को अफसोस ने घेर लिया। अच्छा, रोना बंद करो, मैं लेकर आता हूँ खाना। विष्णु बोलकर उठा और कमरे से बाहर किचन में आ गया। पीछे से सुमन काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और उसे जाते हुए देखती रही। वो खाना गर्म करके ट्रे में उठाए अंदर दाखिल हुआ और ट्रे सुमन के सामने रख दी, जबकि वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और अब उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि विष्णु उसे कितनी गहरी नज़रों से देख रहा था। विष्णु उसे देखते हुए सोचने लगा। जब कोई उसके अंदर से बोला था, विष्णु चौधरी ये तुम क्या कर रहे हो? इस लड़की को एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी से जाना है,
तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी जीवन संगिनी सिर्फ आरोही है। तुम सिर्फ उसके बारे में सोचो। जमीर ने झिझक कर कहा, ओके राइट, इसे मेरी वजह से जख्म मिला है, बस उसी की भरपाई कर रहा हूँ मैं, और बस कुछ नहीं। दिमाग ने कमजोर सी दलील देनी चाहिए। सिर्फ हमदर्दी या फिर कुछ और है ये विष्णु चौधरी? दिल ने मजाक बनाना चाहा। हाँ, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। वो तेज आवाज में चिल्लाया। जब खुद की तरफ हैरत से देखती सुमन को देखता वो चौंक गया था, जो अपना खाना खत्म किए उसे देख रही थी। खाना खा लिया तुमने? शर्मिंदगी मिटाने को सवाल पूछा तो सुमन ने सर हाँ में हिला दिया। अच्छा, अब सो जाओ और दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना इस बार डिस्टर्ब किया तो तुम्हें उठाकर बाहर बालकनी में फेंक दूंगा। उसे लेकर साइड पर टिरे रखते हुए वो कंबल खुद पर फैलाकर सो गया, और वो जो पानी मांगने का इरादा रखती थी उसने अपना ये इरादा छोड़ दिया, वरना उसे फिर से डांट खानी पड़ती। 3 महीने हो गए थे उन्हें एक दूसरे के साथ रहते हुए, लेकिन ये बात सिर्फ वही दोनों जानते थे कि उनके बीच की दूरी अभी तक वैसी की वैसी ही थी। दादी जी के कहने पर वो विष्णु का हर काम अपने हाथों से करने लगी थी। सुबह का नाश्ता तक वही बना कर देती विष्णु को। विष्णु चौधरी अपनी हालत पर आजकल बहुत झुंझलाया हुआ था, हर किसी को काट खाने को दौड़ रहा था। ऊपर से आरोही ने भी घर वापस आने से इनकार कर दिया था। वो काफ़ी बार उसे लेने के लिए उसकी माँ के घर गया था, लेकिन आरोही का इनकार ही रहा, जिसके नतीजे में वो उससे नाराज हो चुका था। लेकिन उसके झुंझलाए रवैये की वजह आरोही नहीं थी, वो एहसास थे जो सुमन के लिए वो महसूस करने लगा था। उसे लग रहा था कि वो आरोही से बेवफाई कर रहा है, और इसीलिए चाहने के बावजूद सुमन को अपनी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। नादान था वो, जो अपने ही दिल का कत्ल किए सुमन से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बगैर ये जाने कि जिसके लिए वो ये सब कुछ कर रहा है वो तो उसकी मोहब्बत, उसके प्यार के लायक ही नहीं थी। पास के ही गांव में आज गंगा जी के किसी दूर पार के रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, जिसमें उनके पूरे घराने को जाना था, लेकिन विष्णु अपने किसी खास काम की वजह से जा नहीं सकता था। इसी वजह से दादी जी ने सुमन को भी घर पर विष्णु के साथ ही रुकने को कहा था, और खुद अपने बाकी बच्चों को लेकर शादी के लिए चली गई थीं। इस वक्त तो घर में सिर्फ सुमन के साथ कुछ नौकरानियां थीं और बाहर वॉचमैन के साथ कुछ गार्ड। विष्णु अपने काम से कहीं चला गया था। शाम के साए ढल चुके थे। धीरे धीरे नौकरानियां भी अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगीं। आखिर में सिर्फ एक खास नौकरानी ही सुमन के साथ बची थी, जिसके आराम का ख्याल करते हुए सुमन ने खुद ही उसे जाने को बोल दिया। लेकिन सुमन का अकेले डर से पूरा वजूद भी कांप रहा था। फिर भी वो भगवान का नाम लेती बहादुर बनी लॉन्ज में बैठी रही। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन विष्णु के आने का दूर दूर तक कोई भी निशान उसे नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर रात के 12 बजे तक विष्णु का इंतजार करती रही, और फिर वो वहीं सोफे के हैंडल पर सर रखे रखे वहीं सो गई। लेकिन तभी 12:30 बजे के करीब गाड़ी के हॉर्न पर वो चौंक कर उठ गई। उसे लगा विष्णु आ गया है, लेकिन मेन दरवाजे से अंदर आती आरोही को देखकर वो सीधी हुई थी। आरोही के साथ कोई मर्द भी था जो उससे काफ़ी गंदे तरीके से घूर रहा था। क्या हुआ? विष्णु चौधरी की सेकंड वाइफ, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? वो सीधी सुमन के सामने रखे सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठी थी। इनसे मिलो मनोज, तुम्हारे पुराने दुश्मन की दूसरी बीवी। यकीनन तुम्हें इसे मिलकर खुशी होगी। आरोही उसका मजाक उड़ाते अंदाज में बोली, और मनोज के गले में अपनी बाहें डाल दी। सुमन ने काफ़ी हैरत से उसका ये अंदाज देखा था। हमेशा हसीन चीज़ों पर विष्णु चौधरी की नज़र रही है। मनोज ने आरोही के गाल को छूते हुए सुमन की तरफ अजीब सी गंदी नज़रों से देखा। सुमन को उसकी नज़रों से घिन आई। आप ये क्या कर रही हैं आरोही जी? आप विष्णु के साथ बेवफाई कैसे कर सकती हैं? ये सब गलत है। उन दोनों की हद से ज़्यादा बढ़ती नज़दीकियों को देखकर सुमन ने आरोही को समझाना चाहा, जिस पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। बट स्वीटी, हम तो इससे भी ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार। मनोज की इस गंदी बकवास पर सुमन को घिन आई थी कि आरोही जैसी घटिया औरत विष्णु चौधरी की बीवी है। जो इंसान अपनी जायज बीवी की साय से भी दूर रह रहा था ताकि आरोही के साथ बेवफाई ना हो। मनोज की बात सिर्फ सुमन ने ही नहीं बल्कि अंदर दाखिल होते विष्णु ने भी सुनी थी। दिल का टूटना क्या होता है और उस टूटे दिल का दर्द क्या होता है, ये उस पल विष्णु ने गहराई से महसूस किया था।
विष्णु को कॉल करके घर बुलाने वाले घर के वो गार्ड थे जिनको आरोही ने वहां आते हुए हटा दिया था। लेकिन उसके साथ आए मनोज को देखकर विष्णु के आदमियों को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने घर से बाहर निकलते ही फौरन विष्णु को कॉल करके सारी सूरत हाल बताई थी। अपने दुश्मन मनोज का नाम सुनते ही विष्णु को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। साथ ही विष्णु के आदमियों ने बताया था कि मनोज के साथ साथ आपकी पहली पत्नी आरोही जी भी है। ये सुनकर तो विष्णु को हैरत का झटका लगा था, लेकिन असल मामला क्या था ये तो वो घर जाकर ही जान सकता था। वो जितनी तेज हो सकता था गाड़ी चलाकर घर पहुंचा था। उसने गाड़ी घर के पोर्च में नहीं रोकी थी, बल्कि हवेली से कुछ ही दूर दूर रोक दी थी ताकि उसका दुश्मन अलर्ट ना हो जाए। और यहाँ आते ही उसने जो सुना था वो उसके पैरों से जमीन खींच कर ले गया था, लेकिन उसने अपने आप को काबू में रखा। ओ हेलो ओल्ड फ्रेंड, कितने साल हो गए हैं ना हमें एक दूसरे को देखे हुए। कितना बदल गए हो तुम यार। मनोज उसे देख चुका था, इसलिए काफ़ी दोस्ताना अंदाज में बोलते वो ज़बरदस्ती विष्णु के गले लगने की कोशिश करने लगा। लेकिन विष्णु की नज़रें तो बस आरोही पर जमी थीं, जिन्हें देखकर एक बार तो आरोही की भी जान कांपी थी। सुमन को विष्णु की अंदरूनी हालत का एहसास होते ही दिल से अफसोस हुआ। मनोज और विष्णु की दुश्मनी उनकी यूनिवर्सिटी टाइम से ही चली आ रही थी। जहां विष्णु अपने काम से काम रखने वाला एक डिसेंट लड़का था, वहीं मनोज का हर वक्त यूनिवर्सिटी में बेकार का ऊधम मचा रहता था। विष्णु के साथ उसकी दुश्मनी की शुरुआत तब हुई जब यूथ यूनियन के लिए विष्णु को भारी मात्रा में स्टूडेंट से वोट्स मिले थे। यहीं से उन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थीं और फिर धीरे धीरे ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ मरने मारने तक पहुँच चुकी थीं। लेकिन विष्णु ने हमेशा मनोज को ढील दे रखी थी। इसके बावजूद मनोज अपनी हरकतों से बाज न आया। तब उसने विष्णु की जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेला, जिससे ये विष्णु को चारों खाने चित करना चाहता था। आरोही एक बार डांसर थी, पैसों की हद से ज़्यादा दीवानी। पहली नज़र में मनोज और उसकी दौलत पर जी जान से फिदा हुई। मनोज ने उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उसे विष्णु की ज़िंदगी में भेजा। विष्णु आरोही से सच में मोहब्बत कर बैठा, लेकिन आरोही पहले दिन से ही एक सोचे समझे प्लान पर काम करती रही। हकीकत आज विष्णु के सामने आई थी और अब उस हकीकत ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए थे। क्या चाहते हो मनोज? मनोज को अपनी जेब से गन निकालकर खुद पर ताने देकर विष्णु ने पूछा, जबकि सुमन ने होठों पर हाथ रखकर अपनी चीखों को रोका था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन पेपर्स पर साइन कर दो। आरोही से पेपर्स लेते हुए मनोज ने उसकी तरफ बढ़ाए थे। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के पेपर थे। मनोज पढ़ चुका था और अगर ऐसा मैं ना करूं तो विष्णु ने उस घटिया इंसान की अगली चाल जाननी चाहिए। तो तुम्हारी ये बीवी ख़त्म। आरोही ने मनोज के कहने पर सुमन पर गन तानी। विष्णु तंजिया अंदाज में हंसा। तो मार दो, हो सकता है ये भी तुम्हारे साथ मिली हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिससे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था, जब उसने धोखा दिया तो फिर इस लड़की से क्या उम्मीद कर सकता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में अभी 4 दिन पहले आई है। उसकी आंखों में नमी चमकने लगी, जबकि उसकी ये बात सुनकर जहाँ मनोज और आरोही चौंके थे, वहीं सुमन भी बुरी तरह चौंक उठी थी। हालांकि विष्णु की आत्मा गवाही देती थी कि सुमन किस कदर मासूम है, लेकिन जो कुछ अभी उसने बोला था उसने ये सब कुछ जानबूझकर बोला था, क्योंकि वो मनोज और आरोही का ध्यान भटकाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सुमन को जरा सा भी नुकसान पहुंचे, इसलिए खुद को उसकी तरफ से लापरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सुमन उसके दिल की हालत से बेखबर टूटकर बिखर गई थी। उसका दिल किरची किरची हो गया था। देखो, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में मार देंगे इसे। आरोही ने विष्णु का इतना शांत अंदाज देखते हुए गरज कर कहा। तो मार दो, मुझे परवाह नहीं है। चोर नज़रों से विष्णु ने अपने गार्ड को देखा जो उसके इशारे के मुंतजिर थे। विष्णु ने मनोज और आरोही का ध्यान भटकते देखकर बिजली की सी तेजी से अपने पीठ पर छुपी गन को बाहर निकालते आरोही के गन वाले हाथ पर फायर किया और सुमन को अपने एक हाथ के घेरे में लेकर सोफे के पीछे जा छुपा, जो गोली की आवाज़ से ही थर थर काँप रही थी। गार्ड फौरन अंदर आए थे और आते ही मनोज और आरोही को हथियारों के साथ कैद कर लिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसे पहले ही विष्णु के खास आदमियों ने कॉल करके सब कुछ बता दिया था और घर बुलाया था। विष्णु डर से कांपती सुमन को लेकर सोफे से बाहर आया। वो अपने बाहों में खड़ी नाजुक सी जान को लिए अब आराम से खड़ा था। नहीं विष्णु चौधरी, तुम्हारी मेरी दुश्मनी किसी एक की मौत पर ही ख़त्म होगी।
पुलिस की पकड़ में चिल्लाते मनोज ने किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर एक पुलिस अफसर से गन छीनते हुए विष्णु पर फायर कर दिया। गोली विष्णु के पहलू में जा लगी। खून के छींटे सुमन के चेहरे पर लगे। वो विष्णु को गोली लगते देखकर अपने होश हवास संभाल न सकी और बेहोश होती चली गई। विष्णु की आंख अस्पताल के बेड पर खुली थी। मुद्दी मुद्दी आंखें खोलते हुए उसने आसपास देखने की कोशिश की कि तभी उसके कानों में किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। चेहरा मोड़कर उसने दाएं तरफ देखा, जहां बैठी सुमन सूं सूं करती रो रही थी और उसका अच्छा खासा बर्दाश्त को आजमा रही थी। क्यों रो रही हो? मुश्किल से दर्द बर्दाश्त करते हुए बोला। आपको गोली। वो टूटे फूटे से शब्द बोलते और भी जोर जोर से रोना शुरू कर चुकी थी। तो रोना तो फिर मुझे चाहिए ना, तुम्हें नहीं, विष्णु ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, आपको दर्द क्यों होगा? आप तो टार्जन है ना? वो गुस्से से छोटी सी नाक को फुलाकर बोली, जिस पर विष्णु का कहकहा अस्पताल के कमरे में गूंज उठा। दर्द तो बहुत होता है जान। वो एकदम शरारती हुआ और अब खुलकर अपने जज्बातों के इजहार कर रहा था। तो सुमन ने घबराकर उसे देखा। आपने कहा था कि आपको मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ेगा। विष्णु की बातें याद आती हैं तो वो फिर से रोना शुरू कर चुकी थी। एक औरत से धोखा खाया था, जिसे इतने सालों से अपने दिल की सबसे ऊंची जगह पर बिठा कर रखा। और दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी कमजोरी मालूम हो और वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए। खुलकर अपने दिल के छिपे भेद सुमन पर खोलते वो उसकी कलाई पकड़ चुका था, जबकि सुमन अब शर्म से लाल हुई थी। क्या आपको मुझसे मोहब्बत? उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। जब अपने ही सवाल की समझ आई तो शर्म से लाल हो गई। नहीं, ये मोहब्बत का इजहार नहीं था, दिल का राज था। मोहब्बत का इजहार घर जाकर करूँगा, वो भी खुलकर। वो उसकी खूबसूरत वजूद को गहरी नज़रों से देखते हुए होंठ का एक कोना दबाकर बोला था और उसकी बात का मतलब समझकर सुमन शर्म से लाल हुई थी। तुम चूड़ियाँ पहना करो, मैं चाहता हूँ तुम आते जाते मुझे तंग करती रहो। उसकी कलाई को नरमी से चूमते हुए विष्णु ने उसके शर्म से लाल रंगत को देखते हुए उसे छोड़ दिया था, जबकि वो फौरन उठकर दरवाजे की ओर भागी थी। सुनो, तुम कब करोगी अपनी मोहब्बत का इजहार? जब आप मुझे चूड़ियाँ ला कर देंगे, शर्माकर कहती वो कमरे से बाहर भागी थी, क्योंकि बाहर खड़े सब घर वाले विष्णु से मिलने को बेताब थे। अब तो जल्दी ही लानी पड़ेंगी यार, सुकून से कहते विष्णु ने अपना सर तकियों पर गिरा दिया था। यकीनन आगे की जिंदगी सुमन की संगत में बहुत अच्छी गुजरने वाली थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। आगे ऐसी ही और दिलचस्प और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।